7 मार्च 2026। और पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 की आज हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कुछ बातें अभी क्लास शुरू करने से पहले, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने बातें की हैं जो दोबारा रिपीट करना मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा ताहा। ताहा, हम लोग कर रहे हैं पेपर 5, और पेपर 5 में अभी हमने उसको पेपर उठाया है मार्च 2024 का। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से मुझे कोई क्वेश्चन बोलेंगे सर ये करा दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करूंगा। ठीक है। तो आज मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो पेपर मुझसे कहेंगे, मैं इंशाल्लाह उसी पेपर को क्लास में आपके साथ करने की कोशिश करूंगा। चलिए जनाब, पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहली बात तो ये कि आपको फिजिक्स आना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फिजिक्स आना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सारा मैथमेटिकल काम है। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिजिक्स आनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप सबको फिजिक्स माशाल्लाह आती है। ठीक। तो उस फिजिक्स की नॉलेज को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक रॉड है मेटल की। इस रॉड के एक एंड को मैं हैमर से स्ट्राइक करूंगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे जोर से हैमर मारूंगा। ठीक। जब हैमर मारूंगा तो जाहिर सी बात है इस रॉड के अंदर, मेटल की रॉड है, वाइब्रेशन होगी। जब वाइब्रेशन होगी तो हमने एएस की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेशन से इसके अंदर बनती है स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है जनाब। और जब वो स्टैंडिंग वेव बनती है, नॉन स्टैंडिंग वेव की कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो एफ है यहाँ पर, दिस एफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जो आपने हिट किया तो उससे जो साउंड पैदा हो, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। पहली बात। फिर आपसे खुद कह रहे हैं कि हमने एक माइक्रोफोन प्लेस कर देना है उसके दूसरे कोने पर। एक कोने पे हैमर टकराएंगे, दूसरे कोने के ऊपर एक माइक्रोफोन रख देंगे। वो माइक्रोफोन ऑब्वियसली साउंड को डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना। साउंड को डिटेक्ट करेगा। और जब वो साउंड को डिटेक्ट कर लेगा, तो साउंड डिटेक्ट करके, ठीक है जनाब, मेटल की रॉड के एक कोने को आपने हैमर से हिट किया, साउंड पैदा हुई। उस साउंड को एक माइक्रोफोन हम दूसरी तरफ रखेंगे, जो कि साउंड को डिटेक्ट करेगा। और साउंड को डिटेक्ट करके उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करेंगे। साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करेंगे। ठीक। आपको बहुत सारी मेटल की रॉड्स देंगे, और उन मेटल की रॉड्स की लेंथ डिफरेंट लेंथ होगी। ठीक है जनाब। एक छोटी रॉड होगी, एक बड़ी रॉड होगी, रॉड की लेंथ आपको डिफरेंट मेटल की रॉड्स मिलेंगी। ये क्वेश्चन की हमने स्टोरी आपको सुना दी। स्टोरी पूरी सुनने के बाद आपको एक दिया हुआ है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में नेक्स्ट लाइन के अंदर खुद बताएंगे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो कौन से दो वेरिएबल्स के बिटवीन करनी है। एग्जामिनर खुद बताएगा। ठीक। अलबत्ता इन्हीं दोनों वेरिएबल्स में से आपको सोच के बताना होगा। और ये पहला सवाल मैं ताहा से पूछूंगा कि बेटा इसके अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि रॉड की लेंथ एल है, और जो साउंड पैदा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। मैं समझाए बगैर ताहा से पूछना चाह रहा हूँ। ताहा, आप हमें बताएंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मैंने समझाया नहीं है, तो सिर्फ ताहा से बात करना चाह रहा हूँ। जी बेटा ताहा। बेटा ताहा। हाँ बोलो। ठीक है, हमने लिख ली वाली बात। दोबारा बोले, मैंने शायद सुनने में गलती करी। हाँ दोबारा बोलिएगा। फ्रीक्वेंसी और लेंथ से इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक। सही। ठीक। मुझे नहीं पता आपने सही बताया गलत बताया। उमर बेटा, आप बताएंगे इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? उमर। अच्छा, दोनों ही बातों में बच्चों ने बिल्कुल उल्टी उल्टी बात कर दी है भाई। कहा भाई, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। कहते हैं सर, ऐसी क्वांटिटी जिसे एक्सपेरिमेंट में मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं।
ठीक है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको बहुत सारी रॉड्स देंगे, उन रॉड्स की डिफरेंट लेंथ होगी। तो मैं एक रीडिंग छोटी लेंथ पे लूंगा, एक रीडिंग कुछ बड़ी लेंथ पे लूंगा, एक रीडिंग उससे बड़ी लेंथ पे लूंगा। तो मैं अपनी मर्जी से लेंथ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो जिस चीज को मैं चेंज कर सकता हूँ, मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ होता है कि जिस चीज को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। और जब मैं हैमर को हिट करूंगा, हैमर से हिट करूंगा रॉड को, तो रॉड से साउंड पैदा होगी। सर उस साउंड की फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को तो मैं मेजर करूंगा। तो जो क्वांटिटी बेटा मेजर की जाती है, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक। तो आप पहली हेडिंग दोगे, पहली हेडिंग होगी बेटा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 की पहली हेडिंग होगी जो आप लोग लिखोगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आपको तीन बातें लिखनी होती है। एक बात तो आप ये लिखते हो कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट होगी। तो उमर ने हमें बताया लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उमर ने हमें बताया कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ वेरी करेंगे और फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। दिस इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को बेटा जब परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता है जब कभी हम दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन स्टडी कर रहे होते हैं, तो अदर क्वांटिटीज मस्ट बी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है ना, उन्हें कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल। तो सर इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा? तो आप देखिएगा हम जितनी भी रीडिंग्स लेंगे, उन सब में मेटल की रॉड एक ही मटेरियल की होगी। फॉर एग्जांपल पहली रॉड कॉपर की है, तो बाकी सारी रॉड्स भी कॉपर की ही होंगी। ठीक है ना। तो सब में जो कंट्रोल वेरिएबल है, इट इज डेंसिटी ऑफ रॉड। एंड डेंसिटी ऑफ रॉड क्या लिखेंगे जनाब? इट विल बी अ कंट्रोल वेरिएबल। और इसे प्रॉपर इंग्लिश में लिखेंगे। मैं प्रॉपर इंग्लिश वाला भी आपको अभी आंसर एक पीडीएफ दिखाऊंगा जिसके ऊपर पहले से हमने आंसर लिखे हुए, ताकि टाइम हमारा जाया ना हो। तो आप अभी सिर्फ समझ लें कि जो क्वांटिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी विल कीप कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। और इस एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल वेरिएबल होगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मेटल। एक बात ठीक है। दूसरी बात, जो माइक्रोफोन रखूंगा, माइक्रोफोन को भी सारे एक्सपेरिमेंट करते वक्त रॉड से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखूंगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर खुद ही आपको कह रहे हैं कि जो हमने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में ई और एन कांस्टेंट है। और सारे क्वेश्चन में देखिएगा कि जितने भी कांस्टेंट होंगे ना, उन कांस्टेंट को आखिर में कहेगा इन कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होगी, कि आपको एक मेथड बताना होगा कि सर ई की वैल्यू ऐसे निकलेगी, एन की वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो मैंने इस पूरे फॉर्मूले का मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम कर दिया है, कि हमें एग्जाम में एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है, उस फॉर्मूले में हमें बताना होता है कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कंट्रोल वेरिएबल है, और ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू जो आखिर में एक हेडिंग आएगी ना, एनालिसिस ऑफ डेटा, उस एनालिसिस ऑफ डेटा में हम आपको समझा सकेंगे कि इस तरह से आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सर पहली हेडिंग खत्म हो गई। पहली हेडिंग का नाम था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दिया। ठीक। फिर सर इसका अगला स्टेप क्या होता है? भाई इसका अगला स्टेप ये होता है कि उन्होंने हमें एक पूरी स्पेस दी हुई होती है, ब्लैंक। ठीक है। और उस ब्लैंक स्पेस में आपने बनाना होती है डायग्राम। डायग्राम बनानी होती है। ठीक है ना। और डायग्राम में आपसे बोलूंगा जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल खामोश बैठ के स्क्रीन को देखते नहीं रहेंगे यार, इस तरह दिमाग में बैठेगा ही नहीं बात। ना बात दिमाग में बैठेगी, ना प्रैक्टिस हो पाएगी। तो बेटा प्रैक्टिस करने के लिए, और हम एटलीस्ट 8-9 सवाल आपको कराना चाहेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपको ड्राइंग भी करना है। वो ड्राइंग में आपसे बोल नहीं रहा कि मुझे दिखाएं, कि आप बोले सर मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, सर मैं नहीं कर रहा। आप मुझे नहीं दिखाएं, लेकिन अपनी नोटबुक में कॉपी के अंदर बेटा ड्राइंग बनाएं, ताकि आपके दिमाग के अंदर आइडियाज आए कि हमने इस तरह से इसको प्लान करना है। ठीक है जनाब। तो डायग्राम बनानी है, ब्लैंक स्पेस दी हुई है। और क्या डायग्राम बनानी है? तो आप देखिएगा कि एग्जाम में आपको कुछ दे देंगे, और बाकी प्लान आपको खुद ही बनाना होगा। बाकी प्लान आपको खुद ही बनाना होगा। ठीक है जनाब।
तो चले जनाब स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना, और आप मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है जनाब। आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या होगी तो जरा डायग्राम देखिए। और डायग्राम में इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि डायग्राम में कोई भी चीज आप हवा में नहीं छोड़ देंगे, ठीक है जनाब, हवा में नहीं छोड़ देंगे। तो देखिए, जो मैंने पहली हॉरिजेंटल लाइन बनाई, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टेबल है। अब टेबल के मैं 4 लेग्स नहीं बना रहा, बस 2 लेग्स मैंने सामने के बना के दिखा दिए कि मैंने बताया जनाब ये टेबल है, बेंच है, ठीक है जनाब। इस टेबल के ऊपर मैंने सर 2 आयरन के स्टैंड्स लगे रख दिए, जो यकीनन आपने एएस की फिजिक्स के अंदर लैब में देखे हुए होते हैं, केमिस्ट्री की लैब में भी होते हैं, फिजिक्स की लैब में भी होते हैं। सर ये आपने 2 आयरन के स्टैंड बना दिए, ठीक है। इन दोनों आयरन के स्टैंड्स के बिटवीन में आपने इस रॉड को फ्रीली हैंग करना है, क्योंकि देखो ना, फ्री हैंग करूंगा और जब मैं इसको हैमर से हिट मारूंगा तो ये फ्रीली वाइब्रेट करेगी, और इसकी जो साउंड होगी ना, वो फ्री वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो इसको मैंने फ्रीली वाइब्रेट कराना है, और फ्रीली वाइब्रेट कराना है तो बेटा मैंने इसको हवा में लटकाना है। तो हवा में मैं इसको कैसे हैंग करूं? तो हवा में हैंग करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया कि इन दोनों आयरन की रॉड्स के बिटवीन में मैंने एक और रॉड लगा दी, या आपके पास स्ट्रिंग है, रस्सी है, आपने रस्सी इन दोनों के बिटवीन में बांध दी, ठीक है ना। और जो चीजें आप ड्राइंग कर रहे हैं, सम टाइम आप अपने जहन में सोच के ड्राइंग कर रहे होते हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि आपने ड्राइंग क्या की है। तो ये लिखा हुआ था मार्किंग स्कीम में, भाई लेबलिंग करते रहना कि क्या बना रहे हो। तो ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, मेरे ख्याल में मैंने एक रस्सी को खींच के बांध दिया। और ये जो मैंने 2 रेड लाइंस बनाई है, सर ये 2 आयरन के स्टैंड है, ठीक है ना। अब ये 2 आयरन के स्टैंड है, ठीक है जी। सर फिर हम क्या करें? फिर आप करो बेटा ये, कि जो आपकी रॉड है ना, जो मेटल की रॉड है, उस मेटल की रॉड को, ये मेटल की रॉड हमने बनाने की कोशिश की है, और इस मेटल की रॉड को मैंने रबर बैंड से या धागे से, ठीक है, 2 लूप बनाए बेटा मैंने, और 2 लूप बनाकर मैंने इसको फ्रीली हैंग कर दिया, ठीक है ना। मैंने इसे फ्रीली हैंग कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीली हैंग करने के बाद मेरे हाथ में एक हैमर है, और हैमर भी हमने बना दिया भाई कि ये मेरे हाथ में हैमर है, ठीक है जी। और अगर आपको फिंगर बनानी आती हो तो आप फिंगर भी बना दीजिएगा कि आपने इसको हाथ में होल्ड किया है, ठीक है। जी जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा हो तो हम आपके आइडिया को कभी भी नहीं मना करेंगे, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा हो आप बिल्कुल एग्जीक्यूट कीजिए बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई फिक्स आंसर नहीं होता। अभी मैं आपको किसी और टीचर का दिखाऊंगा, उसने डायग्राम कुछ और ही बनाई है, ठीक है ना। तो जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने प्लान बना लिया, ठीक है। तो मैंने इसको 2 धागों से बांध के लटका दिया। ये मैंने लिख दिया जनाब कि ये रबर बैंड है, या स्प्रिंग के बैंड है। तो रबर बैंड से मैंने इसको हैंग कर दिया, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन में खुद कहा था कि जनाब हम यहाँ पे लगाएंगे माइक्रोफोन। और जब मैंने माइक्रोफोन लगा लिया, तो माइक्रोफोन लगाने के बाद मैं किसी बच्चे से हेल्प लेना चाहूंगा। यार बेटा, फायक मुझे बताओ कि मुझे इस पैदा होने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं माइक्रोफोन लगाऊंगा, माइक्रोफोन जो साउंड रिसीव करेगा, ठीक है जनाब, तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, मेजर करना है, आप क्या अरेंजमेंट करेंगे माइक्रोफोन के साथ? बिल्कुल सही आपने कहा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सर फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए सीआरओ लगाएंगे, ठीक है ना। और जो सीआरओ का बॉक्स है सर, वो सीआरओ का बॉक्स मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल टेबल पर रख दिया। ये सीआरओ का बॉक्स हमने बनाया, और लिख देंगे भाई ये सीआरओ है, ठीक। सीआरओ हमने लिख दिया। और वैसे हमने नोट किया है कि सीआरओ को इस तरह के डिजाइन से भी ये इस तरह का सिंबल भी बनाया जाता है, ठीक है ना। समझ लेंगे सिंबल है। ये सर वायर है, और वायर के साथ मैंने माइक्रोफोन को अटैच कर दिया, लेकिन माइक्रोफोन हवा में लटका हुआ काफी बुरा सा लग रहा है। तो इसको भी हम किसी आयरन के स्टैंड के अंदर फिक्स करके रखेंगे। ये जनाब एक और आयरन का स्टैंड है, जो हमने माइक्रोफोन के साथ अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन है, सीआरओ है, हर चीज मेरे ख्याल में मैंने ऑर्गेनाइज करके लगा दी है। अब मैंने हैमर से हिट मारना है, हैमर से बेटा मैंने हिट मारना है, और हैमर से हिट मार के साउंड पैदा करना है। उस साउंड से, ठीक है जनाब, माइक्रोफोन ने साउंड को रिसीव करना है,
जब माइक्रोफोन साउंड को रिसीव करेगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। उस स्क्रीन के डिस्प्ले से मैं क्या करूंगा अभी मैं उसको समझाता हूँ। लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ कि बेटा आप लोग अपनी कॉपी में, मैं नहीं बोला कि बिल्कुल फेयर डायग्राम बनाए, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे आप दिखाएं, आप एक रफ डायग्राम बना लें। और कलीम भाई ने जो आइडिया दिया है, कलीम भाई आप अपना आइडिया आप अपनी मर्जी से अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ भी करें। और अगर आप में से कोई मुझे ड्राइंग दिखाना चाहेंगे सर मैं ये सोच रहा था, तो ये भी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन होगी क्लास में, कि आप जो है सिर्फ खामोशी से मेरी बातें सुन नहीं रहे, बल्कि खुद से भी हमें प्लान बता रहे कि सर ये ऐसा ऐसा करना है। तो बेटा मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट बैठा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। और इस 2 मिनट के साइलेंस में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से इसे ड्रॉ करें। आपको मेरी ड्राइंग सही लग रही है तो यही बना लें, और अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है तो आप कुछ और बना लें। अलबत्ता अब्दुल्ला मैं आपकी ड्राइंग देखना चाहूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, साहबजादे हैं हमारे। तो उम्मीद है कि ये हमें अच्छी से ड्राइंग बना के दिखाएंगे। अच्छा डायग्राम बना के भी खैर मुझे आपसे घर रहने से मैं देखना नहीं चाह रहा। ठीक है ना। कोई और बच्चा बेटा अगर बना दे तो अच्छी बात है भाई। तुमने यकीनन कोई ना तो अच्छी बनाई। कहाँ आई? अच्छा यार, काफी मुनासिब बना दी तुमने। लेकिन कैमरा तुमने ऐसा रखा है कि हमें नजर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसमें। चल मान लेते हैं। जी बेटा कोई और बच्चा हमें दिखाना चाहिए। जी कलीम भाई आपको आइडिया दे रहे थे, आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंगली अगर ड्राइंग करके दिखाना चाहें। अच्छा जी कलीमुल्ला ने बना के भेजी है और हम कलीमुल्ला की भी। चल चलें ठीक है चलो। ठीक है सेम आइडिया, आपने सेम ड्राइंग बनाई। हम आपकी बात समझ गए भाई, ऊपर स्ट्रिंग की जगह उन्होंने कहा रॉड लगा लें। ठीक है जी हमने आपकी बात मान ली। अच्छा जी अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइक भाई आपने नहीं ड्राइंग भेजी, भेज देंगे तो अच्छी बात है। अच्छा ये हमने ड्राइंग कंप्लीट कर ली। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद अब जरा आ जाते हैं, हेडिंग होगी हमारे पास प्रोसीजर। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रोसीजर। ठीक है ना। प्रोसीजर क्या होगा तो जरा प्रोसीजर देखिए सर। प्रोसीजर ये होगा, मैं प्रोसीजर देखिए पूरा लिखने बैठूंगा ना तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। हमने कोशिश करना है कि हम 2 सवाल कर लें। ठीक है। अच्छा ना प्रोसीजर समझाने के लिए मैं यूं कहूंगा कि सर हमने हैमर को हिट मारना है रॉड के एक कोने को, वाइब्रेशन होगी, साउंड माइक्रोफोन डिटेक्ट करेगा। जब माइक्रोफोन डिटेक्ट करेगा तो सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है। सर जो डिस्प्ले आएगा उस डिस्प्ले से मैंने फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। सर फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए आप क्या करोगे कि सर सीआरओ पर हमने अपनी मर्जी से एक टाइम बेस सेलेक्टर लगाया हुआ होगा। उस टाइम बेस सेलेक्टर की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन इन वन साइकिल। तो वो जो पैटर्न बन रहा होगा उस पैटर्न का जो भी साइकिल होगा उसके नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमने असल में तो फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। ठीक है ना। सर ये एक रीडिंग आ जाएगी, एक रीडिंग आ जाएगी। सर दूसरी रीडिंग लेनी है तो फिर अब हम क्या करेंगे जनाब, रॉड चेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमने लेंथ को वेरी करना है, लेंथ को वेरी करना है। लेंथ को वेरी करना है तो बेटा दूसरी रॉड लेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा एक और बात का ख्याल रखना है कि इस फॉर्मूले में, ठीक है जनाब, फ्रीक्वेंसी के बारे में तो हमने बात कर ली कि सीआरओ से मेजर कर रहे हैं। ठीक है जनाब। लेंथ गिवन होगी भाई रॉड, और लेंथ अगर मेजर भी करनी हो तो जो हमें लेंथ दी हुई होगी, लेंथ कैन बी मेजर्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। मीटर रूल हमें दिया हुआ होगा, मीटर रूल से रॉड मेजर कर, लेंथ मेजर कर लेंगे सर, उसका भी मसला नहीं है। अच्छा एन और ई तो कांस्टेंट है, उसका भी मसला नहीं है।
अलबत्ता बेटा ताहा आप हमें बताइए, ये जो रॉ है ये खुद बता रहे डेंसिटी ऑफ मेटल है, डेंसिटी ऑफ मेटल है। तो डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि जो जो फॉर्मूले में चीजें आ रही हैं सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन करना है। तो लेंथ हम मेजर कर लेंगे बाय मीटर रूल। डेंसिटी के बारे में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हमें गाइड कीजिए ताहा बेटा, आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है टू मेजर डेंसिटी ऑफ द रॉड। ताहा बेटा आप क्लास में हमारे साथ हैं? ताहा, ताहा, ताहा भाई आगे पीछे हो गए। उमर आप हमें बताएंगे बेटा डेंसिटी के लिए क्या करें? सर डेंसिटी ऑफ रॉड निकालनी है तो आप मास मेजर कर लें बाय मास बैलेंस। आजकल सर डिजिटल मास बैलेंस आते हैं, उसके ऊपर प्लेस करेंगे मास आ जाएगा। लेंथ तो सर मीटर रूल से आ ही चुकी है। एरिया निकालना है, एरिया के लिए रॉड का एरिया निकालने के लिए सर हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। सर वर्नियर कैलिपर से एरिया निकालेंगे, एरिया सर पहले डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर से एरिया आ जाएगा, डायमीटर से बेटा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें बेटा मैंने बोल दी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं लिखूंगा तो मैं पूरी क्लास लिखने में निकाल दूंगा, तो मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये मैं किसी और टीचर का लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा भी, और उसके नीचे मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा, ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में आपने किस तरह से लिखना है। ठीक है जी। तो जरा देखिएगा, जो दूसरा टीचर है उसने इस तरह से सारी अरेंजमेंट की हुई है, जो मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने कुछ और डिजाइन बना लिया। अब जरा देखिएगा क्या क्या आपने लिखना है। नंबर वन, सर लेंथ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेंसिटी इज कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है जनाब। सर मैंने स्ट्राइक करना है हैमर से रॉड के एक एंड को, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग मैंने ऑब्जर्व करना है कि कैसी वेव फॉर्म अपियर हो रही है ऑन दी ऑसिलोस्कोप। ठीक है ना, इधर हिट मारनी है और ऑसिलोस्कोप के ऊपर देखना है कि कैसा वेव फॉर्म उसके ऊपर हमें नजर आ रहा है। ठीक, जो वेव फॉर्म नजर आए तो ऑब्वियसली आप उसको मोबाइल कैमरे से पिक्चर ले लें, क्योंकि वो तो पैटर्न आकर गायब हो जाएगा। तो पिक्चर ले लें, या उसमें हो सकता है कोई ऐसा बटन होता हो जिसको दबाने से पैटर्न फ्रीज हो जाता हो, तो उस पैटर्न को आप फ्रीज कर लें। और फ्रीज करने के बाद CRO, जिस टाइम बेस सेलेक्टर के ऊपर आपने सेट की हुई है, उस टाइम बेस सेलेक्टर के नंबर को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डिवीजन कॉरिस्पॉन्डिंग टू वन साइकिल। एक साइकिल में, एक वेव में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दें टाइम बेस को, तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। और जब टाइम पीरियड मिल जाए तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि इतने पार्ट में आपने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है कि ये मैंने काम करना है, और एग्जाम में ये सारा का सारा काम आपके दिमाग में खुद से एक तरह से रिवील होना चाहिए, दिमाग में खुद से आना चाहिए कि क्या करना है। एग्जाम में वो बताएगा नहीं। ठीक है जनाब, ऑल दो उसने आपको गाइड कर दिया कि भाई हैमर से टकराना है, माइक्रोफोन से आवाज रिसीव करनी है, तो वही सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर अपने वर्डिंग में लिख दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक हेडिंग आप चाहें तो डाल सकते हैं, मेजरमेंट। ठीक है ना, मेजरमेंट। अब कौन कौन सी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो अब मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बता रहा हूँ। कह रहे हैं जनाब लेंथ मेजर करेंगे मीटर रूल से, और डायामीटर मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से। ठीक है जनाब। जब कभी वर्नियर कैलिपर लेते हैं और लंबी करनी होती है, तो आपको याद होगा कि हम वर्नियर कैलिपर को फिक्स करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर, और डिफरेंट पोजीशंस पे फिक्स करके मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उनका फिर एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर आपको वर्नियर कैलिपर से मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वॉल्यूम, और मास निकालेंगे बैलेंस से, और इस फॉर्मूले से डेंसिटी आ जाएगी। तो हेडिंग थी मेजरमेंट। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट में जो भी मेजरमेंट लेनी है वो सारी की सारी मेजरमेंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है ना, जो जो मेजरमेंट लेनी है बेटा वो सारी की सारी मेजरमेंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर के साथ ही, अच्छा यूजुअली लोग मेजरमेंट की हेडिंग नहीं डालते, बस आपने प्रोसीजर लिखा फिर उसी के नीचे मेजरमेंट कौन कौन सी किस तरह लेनी है वो सारी की सारी, वैसे इन्होंने हेडिंग दी भी तो है यार, हेडिंग दी भी तो है कि मेजरमेंट टू बी टेकन। ठीक है जी, प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद मेजरमेंट की भी हेडिंग डाल दें। ठीक,
कंट्रोल वेरिएबल तो आप डिफाइनिंग डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एनालिसिस ऑफ डाटा। ये मुश्किल काम है। एनालिसिस ऑफ डाटा मुश्किल काम है सर, मुश्किल इन दिस सेंस कि थोड़ा सा मैथमेटिकल काम इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैथमेटिकल काम क्या है, तो मैथमेटिकल काम बेटा मैं आप बच्चों से कराऊंगा। लेकिन अगर आप बच्चे बिल्कुल साइलेंट पे चले जाएंगे और मैं अकेले अकेले सुना रहा हूँ, तो पेपर 5 करने का कोई फायदा नहीं है। तो ताहा भाई तो मुझे लग रहा है ड्रॉप हो गए। ठीक है, फाइक भाई हम आपसे बात कर सकते हैं? फाइक, हाँ। फाइक बेटा आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आई होप कि आप हमें अच्छा आंसर देंगे। क्वेश्चन यार ये है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इस इक्वेशन में जो लेंथ है, ठीक है जनाब, जो लेंथ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना? और आपको पता है कैलकुलस में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई होता है। ठीक है जनाब? तो आपने इस गिवन इक्वेशन को, और सिर्फ आपने नहीं, सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, भले से आप मुझे आंसर ना दें, लेकिन आप सारे स्टूडेंट्स ने इस इक्वेशन को उठाना है और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके मुझे बताना है कि इस इक्वेशन में ग्रेडियंट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक। और मैंने आपको, मुझे याद है कि मैंने आपको पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया हुआ है और उसमें हमने आपको ये बात सिखाई भी है कि अगर इक्वेशन लीनियर हो फिर तो सर कोई मसला है ही नहीं। लीनियर हो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इस इक्वेशन में देखिए एल की पावर एन हो रही है और याद रहे कि एल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? अगर अगर एक्सपोनेंट में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई उस एक्सपोनेंट को नीचे गिराना होगा। नीचे गिराना होगा। और आपको पता है नीचे गिराने के लिए या तो एलओजी लॉग लगाते हैं या एल एन लगाते हैं। तो सारे स्टूडेंट एक ही पैटर्न को फॉलो करें। तो मैं मशवरा दूंगा आज की क्लास के अंदर, जबकि आंसर दोनों से ही आएगा, ठीक है ना? आप ऐसा करें, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने लॉग भी लगाना है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को, ताकि आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और जब इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे बताइए व्हाट इज ग्रेडियंट एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 मिनट का। पेन चलाना शुरू कर दीजिए। यू आर गिवन एन इक्वेशन, apply log on both sides to convert this exponential equation into linear one। और जब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो आपने कैलकुलेट करना है इसका ग्रेडियंट, कैलकुलेट करना है इसका वाई इंटरसेप्ट, और ये आपने मुझे बताना है। हेडिंग है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस। आई एम वेटिंग। सही। ठीक है, आपने जितना मुझे बता दिया मुझे अंदाजा हो गया कि आपने करनी है। ठीक है ना? अच्छा जी, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और बाकी बच्चों का भी बेटा मैं 2 मिनट वेट करना चाह रहा हूँ। फाइव में आपने तो जल्दी कर दिया, जरा बाकी बच्चे कर लें फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। उमर बेटा आपका हो गया हो तो मुझे बताएं कि हाँ सर हो गया, तो फिर मैं आगे चलूंगा। मैं भले से आपको, चलिए उमर का भी हो गया। कलीम तुम्हारा भी हो गया? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुम्हारा भी हो गया? ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट हो गया? देखिए सर, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अभी हम ऊपर लिख चुके हैं, शायद हमने इरेज कर दिया, कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी आर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बेटा पहले सब्जेक्ट बनाओ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सर यहाँ पे टू और एल मल्टीप्लाई है तो टू भी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और एल भी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, मैंने टू को भी उधर भेज दिया
और एल रेस टू द पावर एन को भी उधर शिफ्ट कर दिया और दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म में उधर आ गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि एन हमने मालूम करना है, और एन वहां पे जो एक्सपोनेंट में आ रहा है, एन कांस्टेंट है, एन की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अगर एन की वैल्यू मालूम नहीं करनी होती ना, फिर मैं लॉग नहीं लगवाता, मैं आपको बताऊं। ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं एन को इतनी इज्जत दे रहा हूँ और एन को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कराना चाह रहा हूँ। तो आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे लॉग लग गया, ये बन गया लॉग एफ। राइट साइड के ऊपर भी बेटा मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग हाफ अंडर रूट ई अपॉन रो। और आपको पता है अगर मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाए तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है लॉग की फॉर्म में प्लस में। ठीक है। और मैं लॉग एल की पावर माइनस एन इसको डील कर रहा हूँ। ये जो एल की पावर एन है बेटा, उसको मैंने एल की पावर माइनस एन डील करा है, क्योंकि मैं स्टेप बचाना चाह रहा हूँ। और जब लॉग लगेगा तो जो माइनस एन है बेटा ये पीछे आ जाएगा। लॉग लगेगा तो माइनस एन पीछे आ जाएगा, तो बेटा माइनस एन पीछे आ गया और लॉग अप्लाई हो रहा है लेंथ का। ठीक है ना, अब लॉग अप्लाई हो रहा है लेंथ के ऊपर। तो पहला काम तो बेटा हमने ये कर लिया कि हमने इसको लॉग अप्लाई कर दिया। और जब लॉग अप्लाई कर दिया तो ये बेटा वाई है और ये सी है और ये एम एक्स है। और इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर लॉग एल रखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर लॉग एफ रखेंगे। और जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे डाटा एनालिसिस की, तो आप हमेशा ये वाला सेंटेंस रखेंगे, लिखेंगे कि प्लॉट अ ग्राफ। ये ग्राफ बनाना नहीं है भाई, सिर्फ एग्जामिनर को सुनाना है कि प्लॉट अ ग्राफ एल एफ सॉरी लॉग एफ ऑन वाई एक्सिस एंड लॉग एल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब, आपने ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस के ऊपर लॉग एफ रखना है और एक्स एक्सिस के ऊपर लॉग एल रखना है। और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में बना के भी नहीं दिखाइएगा, सिर्फ सुन ले। लॉग एल की वैल्यूज एक्स एक्सिस पे रखेंगे, लॉग एफ की वैल्यूज वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है ना। और फिर ये वाली बात लिखेंगे, बार बार बोला हूं ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाना नहीं। प्लॉट अ ग्राफ एफ वाई एक्सिस लेंथ ऑन ऑन एक्स एक्सिस, और फिर ये लिखोगे इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। हम ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे हम इफ कर रहे हैं। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन, मैं भी बता रहा हूँ, ये फिक्स है ना यार, अभी आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा वो भी यही लिख रहे होते हैं। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द रिलेशन इज वैलिड। जो आपको रिलेशन दिया हुआ है आपको बताना है भाई वो रिलेशन वैलिड है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है विद। अब विद के बाद ये वाली कहानी डालनी है, कौन सी वाली? सर विद के बाद ये वाली कहानी डालनी है कि ग्रेडियंट जो है ना वो माइनस एन के बराबर है। बट उसको कॉपी कीजिएगा, ग्रेडियंट माइनस एन के बराबर है। ठीक है। और आपसे इसने क्वेश्चन में कहा था ना कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई। और एन को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये कि एन बराबर होगा माइनस ग्रेडियंट। ये आपने तरीका बता दिया एन की वैल्यू निकालने का। ठीक है, आपने नहीं निकालनी, आप एग्जामिनर को बता रहे हैं भाई कि आप ग्राफ बना लो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाए तो समझ जाना आपने जो रिलेशन दिया था वो वैलिड है। और उस ग्राफ का एग्जामिनर से आप बोल रहे हो भाई खुद ही ग्रेडियंट निकाल लेना, उस ग्रेडियंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना तो वो आपको एन की वैल्यू दे देगा। तो आपने एन की वैल्यू निकालने का तरीका एग्जामिनर को समझा दिया। अलबत्ता ई की वैल्यू निकालने का तरीका भी एग्जामिनर को समझाना बाकी है। ई कहां से निकलेगा सर? ई निकलेगा वाई इंटरसेप्ट से, वाई इंटरसेप्ट में से।
ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट के लिए जो काम करना है ना यार, वो इतना बड़ा काम है कि वो इतनी सी जगह में हो ही नहीं पाएगा। तो इस काम को बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग हाफ अंडर रूट ई अपॉन रो। ठीक है जनाब, ये मैंने वाई इंटरसेप्ट के बराबर लिख दिया। अब मैं फिर 1 मिनट के लिए साइलेंट हूँ, और मेरे ख्याल में आप सबको मैथ आता है, और आप ई को सब्जेक्ट बना के दिखाएं। भाई ई और एन निकालना है, तो एन निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया भाई, ग्रेडियंट निकाले। ग्रेडियंट को नेगेटिव करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका, आप वाई इंटरसेप्ट निकालें। वाई इंटरसेप्ट आ जाए तो उसमें से ई निकालना है। अब ई कैसे निकालोगे मैं नहीं बता रहा, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बता देंगे सर ई ऐसे निकलेगा। हाँ बोले बोले। अच्छा, हो सकता है सही हो, मुझे नहीं पता, ये तो मैं अभी लिख के करूंगा तो फिर मुझे भी याद आएगा। अरे चलिए, आप अपने पास लिख के रख लें, ठीक है, और फिर हम आपसे क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है ना, आप लिख के रख लें। फाइक भाई, आपने भी कुछ काम कर लिया हो तो। अब्दुल्ला, आपने क्या ई को सब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, बनाए बनाए। ठीक है। अच्छा जी। देखिए जनाब, पहला काम तो सर ये हमें नजर आ रहा है कि इसमें से ना लॉग आपने हटाना है। ठीक है जनाब, लॉग आपने हटाना है। सर जब कभी लॉग हटाते हैं ना, लॉग हटाते हैं, अब्दुल्ला बताना बेटा, अब्दुल्ला राइट हैंड से लॉग हटाओगे तो लेफ्ट हैंड पे क्या खास बात हो जाएगी? जब लॉग हटाते हैं तो राइट हैंड पे 10 आ जाता है, और जो नंबर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ होता है वो उसका एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने लॉग हटा दिया। अच्छा, अगर मैं एल एन हटाता, अगर एल एन होता है, एल एन हटाता, तो सर ई की पावर वाई इंटरसेप्ट बन जाती है। लॉग हटाते तो लॉग की बेस 10 होती है, एल एन हटाते हैं तो एल एन की बेस ई होती है। तो बेटा मैंने लॉग हटाया, 10 एक्सपोनेंट वाई इंटरसेप्ट बन गया। अच्छा बेटा, ये 2 डिवाइड है, सर 2 आने के मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मैंने वहां मल्टीप्लाई भी करवा दिया। इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। मैं इसी स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर देता, तो इसलिए मैं रुक गया। मैंने लॉग हटा के 10 लगाया है, 2 डिवाइड था सर, 2 आने के मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने अंडर रूट हटाना। सर अंडर रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सर स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो ये वाला 2 बन जाएगा 4। स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग का 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। मल्टीप्लाई में आ जाता है। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अंडर रूट खत्म हो गया, ई बचा। रॉ डिवाइड था सर, रॉ माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस रॉ को अगर मैं थोड़ा सा पीछे करके लिखूं तो मुझे मुनासिब लगेगा लिखना। तो ये जनाब मैंने ई को सब्जेक्ट बना दिया है। अब बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे, उमर आपका भी यही ई था?
फाइव बटा आपका भी बिल्कुल यही ई था। फाइव बटा आपका भी ई ऐसा ही है या कुछ और निकाल दिया? कलीम आपका भी ई यही है या कुछ और निकाल लिया? अच्छा, जो बच्चे नहीं निकाल पाए बेटा कॉपी कर ले, और कॉपी करेंगे लिखेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से मैथमेटिकली हैंडल करना है। तो मैथमेटिकल हैंडलिंग आपने करना है। अच्छा जी, अब मैं और पीछे जा रहा हूँ और इस सोल्यूशन के ऊपर आपको लेकर आ गया हूँ। इस सोल्यूशन में देखिएगा, किसी दूसरे टीचर ने वही काम, जो इक्वेशन है, इक्वेशन में लॉग लगाया है, फिर लॉग से ग्रेडियंट निकाला है, फिर ग्रेडियंट से उन्होंने ई की वैल्यू निकाली है, और ई की वैल्यू का रिजल्ट देखिए वही वाला है, 4 रॉ 10 टू द पावर 2 विद वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमने वहां पे आपको दिखा दिया। अच्छा जी, जब पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ तक खत्म हो जाए तो ये आखिरी स्टेप जो है, बल्कि ये तो खैर ये वही वाला सेंटेंस है, प्लॉट अगेंस्ट दिस, वो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो आखिरी स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है, भैया आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त आपने क्या प्रिकॉशंस करनी है, ताकि कहीं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कोई इंजरी ना हो जाए। किन बातों का ख्याल रखना? तो भाई ख्याल रखने के लिए उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सेंसिबल बात है, कि रॉड आपने हैंग की हुई है और हैमर से उसको स्ट्राइक कर रहे हो। तो सम टाइम हो सकता है आपने इतनी जोरदार हैमर स्ट्राइक मार दी कि वो रॉड जिस चीज से आपने लटकाई हुई है वो वहां से गिरे, और गिर के आपके पाँव पे आके गिरे। सही है जनाब? तो आपने इस रॉड के नीचे एक सैंड बॉक्स रख देना है, जो कैप्चर कर सके उस सिलेंड्रिकल रॉड को, इन केस इट फॉल्स। ठीक है जनाब? अगर रॉड गिरे तो भाई आपको चोट नहीं लगना चाहिए, और वो रॉड जो है सुकून से सैंड बॉक्स के अंदर ड्रॉप हो जाए। ठीक है ना? दिस इज प्रिकॉशन नंबर वन। नंबर टू, सर इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल क्वाइट रूम में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर और आवाजें पैदा हो रही होंगी तो जाहिर सी बात है जो ऑसिलोस्कोप है वो उन आवाजों को भी पकड़ लेगा, और उन आवाजों को पकड़ के जो आपको रिजल्ट देगा वो रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो सर आपने क्वाइट रूम में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, क्वाइट रूम में। ठीक है ना? तो प्रिकॉशन में बेटा यही दो मुझे मिले। ठीक है जी। अच्छा, नीचे मैंने एहतियातन मार्किंग स्कीम भी लगा दी है, और इस मार्किंग स्कीम में भी अगर आप देखें तो क्या लर्निंग है, लर्निंग देखिएगा क्या है बेटा। पहली बार डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हेडिंग होती है, और इसके अंदर बताते हैं भाई ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, और आपने ये वेरी करना है और ये मेजर करना है, एक ही बात है, डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक। फिर प्रोसीजर या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रॉड को सपोर्ट कर दें, स्ट्रिंग से कर दें, या रबर बैंड से कर दें। ठीक है जनाब? तो वो मैंने आपको चीज सिखा दी, क्लैंप, स्टैंड, बेंच। ठीक है जनाब? फिर लेबलिंग कर देनी है, फिर हैमर टकराना है, फिर माइक्रोफोन से साउंड को रिसीव करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब? फिर आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है उसके अंदर आपने ऑसिलोस्कोप और माइक्रोफोन को स्पेशली लेबल कर दीजिएगा। ठीक है जी? फिर मेजरमेंट के अंदर लेंथ मेजर करनी है मीटर रूल से, मास मेजर करना है बेल, टॉप एंड बैलेंस है। ठीक। और आपस की बातें इन्होंने कोई वर्नियर कैलिपर वाली बात इन्होंने तो नहीं लिखी हुई। ठीक है जी? लेकिन हमें लग रहा है डेंसिटी निकालने के लिए इसकी जरूरत थी। मेथड ऑफ एनालिसिस में वही वाली बात कि आपने ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है। ठीक है जनाब? ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाकर बताना है भाई इसका ग्रेडियंट से एन आ जाएगा, और इस वाले वाई इंटरसेप्ट में से आप ई की वैल्यू निकाल लेंगे, ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो हमने जो ये निकाल लिया काफी, फिर नीचे वाले नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, प्रिकॉशन मैंने पता नहीं, या तो इसमें से मैंने मार्किंग स्कीम में से लगाए नहीं है, या मार्किंग स्कीम में भी दिए हुए नहीं होंगे शायद। ठीक है ना? शायद दो प्रिकॉशन बेटा मैंने आपको सुना दिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि देखो, अगर आप क्लास में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, प्रैक्टिस होगी, ड्राइंग की भी, लिखने की भी। आपको लिखना भी चाहिए, आपको लिखना भी चाहिए,
ऑल्दो कि मैं क्लास के दरमियान में लिखवाने में जाहिर सी बात है टाइम नहीं दे सका आपको, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि ये वाला जो मैं आपको आइडियल आंसर भेज रहा हूँ, अगर आपके यहाँ अभी अफ्तार का टाइम फौरन नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप इस वाले आंसर को खुद से लिखें। प्रोसीजर एटलीस्ट जरूर लिखें, प्रोसीजर जरूर लिखें। मैथमेटिकल काम तो मैंने करा दिया, ये जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर बेटा आपको अपनी वर्डिंग में जरूर लिखना चाहिए। ठीक है जी। तो इस रिकॉर्डिंग को भी बेटा हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं।